राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक गरीब बाप की बेटी ने किया नाम रोशन जब बनी खिलाड़ी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। माधव अपने बेटे से कहने लगा, अरे माधव, जाकर अपनी बहन को जगा दे, क्या आज स्कूल नहीं जाना है। माधव के बेटे का नाम सोनू था, जो 13 साल का था और बहुत ही जो गोल मोल चेहरे का सुंदर सा लड़का था। वह बोला, अच्छा बापू, अभी दीदी को जाकर जगाता हूँ। और वह अपनी बहन रानी को जगाने लगा। दीदी उठ जाओ, कब तक सोती रहोगे, बापू ने तुम्हें जगाने के लिए भेजा है। और जो रानी कहने लगी, अरे सोनू, मुझे और सोने देना, देख मैं कितना अच्छा सपना देख रही थी, तूने तो सारा सपना खराब कर दिया। और वह अपने से सोनू को दूर हटाते हुए कहने लगी, हट जा, मुझे सोने दे। लेकिन सोनू भी कहाँ मानने वाला था। उसने थोड़ा सा ठंडा पानी अपनी बहन रानी के चेहरे पर डाल दिया। आखिरकार रानी को उठना पड़ा। यह कोई पहली बार नहीं था जब सोनू ने अपनी बहन को जगाने के लिए पानी का प्रयोग किया था। रानी कहने लगी, बदतमीज, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। और वह गुस्से भरी आवाज में सोनू के पीछे भागने लगी। लेकिन सोनू भी इतना बेवकूफ कहाँ था जो अपनी बहन के हाथों मार खाने के लिए वहां रुका रहता। वह तो रानी के गुस्से में लाल पीली होने से पहले ही 9-2-11 हो चुका था। आज फिर रानी अपने गुस्से को जो सोनू पर निकालने में कामयाब नहीं हो सकी थी। तभी रानी का ध्यान सिर पर आ चुके सूर्य देवता पर गया। वह बोली, हे भगवान, आज फिर स्कूल के लिए लेट हो गई। अब उसने अपना ध्यान सोनू से हटाकर अपने स्कूल जाने की तैयारी पर चला गया। उसने जल्दी से अपना बिस्तर उठाया और स्कूल जाने की तैयारी करने लगी। जिस स्कूल में रानी पढ़ती थी वह पास के ही दूसरे गांव में था। गांव के ज़्यादातर बच्चे इसी स्कूल में पढ़ने जाते थे। कुछ पैदल जाते थे तो कुछ साइकिल से जाते थे। रानी भी अपनी सहेलियों के साथ साइकिल से ही स्कूल जाती थी। अभी रानी स्कूल के लिए तैयार होकर खाना बना ही रही थी, तभी रानी की सहेली सुषमा रानी को बुलाने के लिए आ गई। सुषमा हर रोज रानी को बुलाने अपने निश्चित समय पर आ जाती थी। रानी कहने लगी, सुषमा, बस कुछ देर तू यहाँ बैठ, बस खाना बन ही चुका है। तो सुषमा ने कहा, रानी, अच्छा ठीक है, जल्दी कर। और वह पास में ही पड़ी चारपाई पर बैठ गई और कहने लगी, क्या हुआ रानी, आज इतना लेट कैसे हो गई? क्या आज फिर उस दिन की तरह सपनों के समंदर में गोते लगाती रही? सुषमा ने जो थोड़ा सा ताना मारते हुए कहा। तो रानी बोली, क्या बताऊं सुषमा, सुबह से जो इतनी अच्छी नींद आती है, सुबह के समय की आंख खुलती ही नहीं है। और कुछ देर बाद जब रानी अपनी सहेलियों के साथ स्कूल में पहुंची तो सुबह की प्रार्थना तो खत्म हो चुकी थी। स्कूल के प्रिंसिपल रामदत्त जी मिस जो सभी विद्यार्थियों को संबोधित कर रहे थे, बोल रहे थे, आज लखनऊ से हमारे स्कूल में कुछ लोग आए हैं जो खेलों से संबंधित ट्रायल्स का आयोजन करेंगे। जिस किसी को भी खेलों में भाग लेना है वो अपना नाम क्लास टीचर के पास लिखवा दे। रानी अपनी सहेलियों के साथ क्लासरूम में बैठी बातें कर रही थी तो वह कहने लगी, आज शीतल नहीं आई। तो सुषमा कहने लगी, वो कल भी नहीं आई थी, पता नहीं क्या हुआ। रानी ने बातों ही बातों में कहा, तुम्हें नहीं पता? उसकी दूसरी क्लास की सहेली गीता चौंकते हुए कहने लगी। रानी बोली, क्या नहीं पता? तो वह कहने लगी, वो शीतल के घर वालों ने उसका स्कूल छुड़वा दिया है, अब वो स्कूल नहीं आएगी, गीता ने रानी को बताया। तो रानी बोली, गीता? क्योंकि गीता शीतल के ही गांव की थी और उसकी पड़ोसी भी थी। यह आम बात थी, हर महीने 1-2 लड़कियों का स्कूल आना जाना घर वालों के दबाव में बंद हो ही जाता था। अभी रानी बातों में व्यस्त थी कि तभी शुक्ला जी ने क्लास में प्रवेश किया। उनका पूरा नाम भगवंत राम शुक्ला था। उम्र उनकी यही कोई 55 वर्ष के करीब थी और वे उनके सामने के बाल तो उड़ चुके थे, जो कुछ बाल बचे थे उन पर भी पूरी तरह सफ़ेदी आ चुकी थी। शुक्ला जी ढीली ढीली शर्ट और पैंट पहनते थे। कलाई पर वाइट कलर की स्टील की घड़ी
और माथे पर हमेशा चंदन का तिलक लगाते थे। शुक्ला जी मन और कर्म दोनों से पूर्ण रूप से भगत आदमी थे। शुक्ला जी को देखते ही पूरी क्लास में सन्नाटा छा गया। जो जहाँ था वहीं थम गया। जो खड़े थे वो खड़े रहे और जो बैठे थे वो खड़े होकर शुक्ला जी का अभिवादन किया। शुक्ला जी ने सभी को बैठने के लिए कहा और अपना अटेंडेंस रजिस्टर खोला और सभी को हाजिरी देने के लिए दर्ज करने लगे। उसके बाद शुक्ला जी ने अपना संबोधन भाषण शुरू किया। बोले, देखो, आज हमारे प्रधानाचार्य जी ने बताया है, बाहर से कुछ सरकारी लोग आए हैं। जिस किसी को भी खेलों में हिस्सा लेना है वो जल्दी से अपना नाम मेरे पास लिखवा दे। शुक्ला जी की बात खत्म होने पर पूरी क्लास में से 11 लड़कों ने अपना नाम ट्रायल्स के लिए दिया और लड़कियों में से केवल निधि नाम की एकमात्र लड़की ने अपना नाम लिखवाया। स्कूल की छुट्टी होने के बाद ट्रायल शुरू किए गए। स्कूल के सभी बच्चे खेल देखने के लिए ग्राउंड में इकट्ठा होने लगे। रानी भी अपनी सहेलियों के साथ ग्राउंड में आ गई। खेलों में ज्यादातर छात्रों ने एथलेटिक्स में भाग लिया था और अधिकतर दर्शक भी उसे ही देख रहे थे। रानी अपनी सहेलियों के साथ बैडमिंटन कोर्ट के पास पहुंच गई। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार इस खेल को देखा था। रानी को तो वह खेल कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया। कोर्ट के दाहिनी ओर कुर्सियों पर हाथ में कुछ रजिस्टर लिए 2 लोग बैठे हुए थे। दोनों पसीने में भीगे हुए थे। उनमें से एक व्यक्ति बोला, जिसकी उम्र कोई 40 वर्ष के आसपास होगी, यहाँ एक भी ढंग का बच्चा नहीं है। मैं तो इन्हें नियम समझाते समझाते थक गया। तभी दूसरा आदमी कहने लगा, हमें क्या, हमें तो बस ऊपर रिपोर्ट भेजनी है, बाकी सरकार खुद देखेगी। रानी इधर से उधर उछलती कॉक को बिना पलक झपकाए एकटक देखे जा रही थी। यदि कॉक बाएं जाती तो रानी की गर्दन बाईं ओर घूम जाती, यदि कॉक दाईं ओर जाती तो रानी की गर्दन दाहिनी ओर घूम जाती। रानी बोली, मुझे तो यह खेल खेलना है, मेरे साथ सर के पास चलो। सुषमा से जो रानी कहने लगी। रानी और सुषमा दोनों कोर्ट के दाहिनी ओर बैठे उन दोनों लोगों के पास पहुंच गई और कहने लगी, सर, सुषमा ने कहा, इसे यह खेल खेलना है। तब वह व्यक्ति बोला, क्या तुम्हारा नाम लिस्ट में है? नाम बताओ अपना। तो रानी बोली कि नहीं सर। क्या तुमने अपना नाम लिखवाया था? रानी बोली, नाम तो नहीं लिखवाया सर। तो वो बोले कि ठीक है, कल आना, पहले अपने क्लास टीचर के पास तुम्हें अपना नाम लिखवाना पड़ेगा। और वह बोली, तो ठीक है। तभी दूसरा जो व्यक्ति था उसका साथी बोला, क्या हुआ सुरजीत? तभी वह बोला, कुछ नहीं सर, इनका नाम लिस्ट में नहीं है, पर ये लड़की ट्रायल देना चाहती है। सुरजीत की बात सुनकर दूसरा व्यक्ति, जिसका नाम राजेश था, उसने थोड़ी देर सोच विचार करके रानी की ओर देखा और कहा, क्या तुम खेलना चाहती हो? रानी ने सिर हिलाकर कहा, यस सर। और वह कहने लगे, ठीक है। वह अपने साथी से बोला, सुरजीत, इस लड़के को कोर्ट से बाहर आने के लिए कहो। तब वह कहने लगा, सुरजीत ने कोर्ट में खेल रहे एक लड़के को बाहर आने के लिए कहा और बोले, तुम्हारा ट्रायल हो गया, इस लड़के को रैकेट दो। उस लड़के से बोले, इस लड़की को दो। सुरजीत ने उस लड़के से कहा तो लड़के ने जो रानी पर हंसते हुए कहा, तुम यहाँ खेलने आई हो या नाचने? रानी ने उसके हाथ से रैकेट झपटा और बिना कुछ कहे कोर्ट में चली गई। रानी के सामने विजय नाम का एक लड़का था, जिसने अभी तक सबसे अच्छा खेल दिखाया था। जब दूसरे स्टूडेंट्स को पता चला कि एक लड़की और एक लड़का एक दूसरे के खिलाफ खेल रहे हैं, तो सभी भागते हुए बैडमिंटन कोर्ट के चारों तरफ आकर जमा होने लगे। स्टूडेंट के साथ साथ सभी टीचर भी आ पहुंचे। जहां कुछ देर पहले तक केवल 15-20 बच्चे इस खेल को देख रहे थे, लेकिन अब कम से कम 150 से 200 लोग वहां एक लड़की को खेलते हुए देखने के लिए इकट्ठा हो गए। रेफरी ने सीटी बजाकर चिलचिलाती धूप में खेल शुरू हुआ। विजय ने कॉक को रैकेट से हल्के से मारकर सर्विस देकर मैच की शुरुआत की। रानी ने उड़कर आती हुई कॉक को अपनी ओर आते हुए देखा। रानी के कान के पास से एक पसीने की बूंद टपक कर नीचे जमीन पर गिरी। कोर्ट के चारों ओर इतनी भीड़ जमा थी, लेकिन इतना गहन सन्नाटा पसरा हुआ था। रानी को अपने दिल की धड़कनें और सांसों की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। रानी ने आती हुई कॉक को देखकर बाएं और कदम
और ये फटाक से और भीड़ में से लड़कियों ने चिल्लाकर रानी रानी के नारे लगाए। अब कॉक वापस उड़ती हुई विजय के पास पहुंची। विजय ने फुर्ती दिखाते हुए आगे बढ़कर कॉक पर एक जोरदार हमला किया। अब धीरे धीरे रानी की धड़कनें शांत होने लगी थी। उसकी सांसों की गति भी सामान्य हो चली थी। रानी ने अपने कदमों को पीछे की ओर लेते हुए कॉक पर सीधा वार किया। अब यह सिलसिला शुरू हो चुका था। एक पल में नकली पंखों वाली चिड़िया यानी कॉक इस पाले में तो कभी दूसरे पाले में पहुंच रही थी। फटाफट सटासट की ध्वनि इस सन्नाटे में किसी मृदंग की भांति बज रही थी। पूरे 16 मिनट का खेल हो चुका था, लेकिन अभी तक नकली पंखों वाली चिड़िया आसमान में ही थी। शायद वो भी रानी के लिए कह रही होगी, ये कहाँ से आ गई। विजय ने दाएं कोने से एक तिरछा शॉट खेला। रानी अपने पाले में बीच में थी। रानी ने दिमाग का प्रयोग करते हुए एक हल्का सा शॉट जाल के पास से खेला। विजय अपने पाले में पीछे की ओर था। काक जाल के ऊपर से आती हुई नीचे गिरने लगी। विजय ने फुर्ती पर दिखाई पर नाकाफी था। विजय ने झुककर कॉक को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन अब देर हो चुकी थी। इधर कॉक भी जमीन को छुआ, उधर कोर्ट के बाहर खड़ी लड़कियों ने हल्ला मचाकर जश्न मनाया। रानी ने भी खुशी जाहिर की। रेफरी ने रानी की ओर एक पॉइंट चढ़ाया। यह मैच अब किसी जंग के मैदान में तब्दील हो गया था। आज रानी इस ग्राउंड में उन सभी लड़कियों का प्रतिनिधित्व कर रही थी जिन्हें केवल लड़की होने की वजह से शिक्षा से वंचित रखा जाता है। उन्हें कहा जाता है कि तुम बस खाना बनाना और चूल्हा जलाना सीखो। आज रानी उन सभी के लिए उदाहरण पेश कर रही थी जो सालों साल तक ये याद दिलाता रहेगा कि लड़कियां किसी से कम नहीं। रानी हर उसके लिए एक उदाहरण बन रही थी जिसने अपनी बेटी की हत्या इस दुनिया में आने से पहले ही करवा दी। रानी हर उस माँ के लिए एक उदाहरण बन रही थी जिसने अपनी सारी जिंदगी पुरुषों की इस दुनिया में घुट घुट कर बिता दी। रानी पुरुषों द्वारा निर्मित इस समाज को आईना दिखा रही थी, लेकिन दूसरी ओर रानी को भी पता नहीं था वो आज जिस जंग को लड़ रही है वह भविष्य में मील का पत्थर साबित होगी। इसी बात को, इस मुकाबले को और भी अधिक रोमांचक बना रही थी। रानी भी अपनी पूरी शक्ति लगा रही थी, क्योंकि विजय रानी के आने से पहले से ही खेल रहा था, लेकिन अब जाकर कोई उसकी टक्कर का प्रतिद्वंदी उसे मिला था, वो भी एक लड़की जिन्हें समाज में कमजोर समझ रखा था। अब रानी के हौसले बुलंदी पर थे। रानी लगातार खेल को आक्रामक बना रही थी। अब विजय पूरी तरह से थक चुका था। थकान उसके चेहरे पर साफ दिखाई देने लगी थी। अब बैडमिंटन कोर्ट में इधर से उधर भागना विजय के लिए मुश्किल हो रहा था। पिछले दोनों सेट के बाद विजय और रानी एक एक से जो बराबरी पर थे, ये तीसरा और निर्णायक सेट अब खेला जारी था। इस सेट में स्कोर 19 और 18 था। इसमें रानी एक पॉइंट से पीछे थी, लेकिन उसे पॉइंट्स की कोई परवाह नहीं थी और ना ही उसे हार या जीत की कोई फिक्र थी। वो तो बस खेलना चाहती थी। रानी वो जंग तो पहले ही जीत चुकी थी जो अनजाने में ही उसने शुरू कर दी थी। विजय अपने पाले में पीछे लाइन में के जो पास खड़ा था, अब वह बस रक्षात्मक खेल खेल रहा था। रानी ने अपने दाएं कोने से एक लॉन्ग शॉट खेला। विजय अपनी बाईं ओर दौड़ा, लेकिन उसका पैर फिसला और उसका चेहरा जमीन से जा टकराया। विजय के हाथ से रैकेट छिटक कर दूर जा पड़ा। विजय के इस तरह गिरते ही दर्शकों में एक हंसी का माहौल बन गया। कुछ दर्शक कह रहे थे एक लड़की ने एक लड़के को जमीन चटा दी। हर कोई रानी की तारीफ कर रहा था। शायद अब वहां मौजूद पुरुष जाति ने भी रानी की जीत को स्वीकार कर लिया था। अब वो भूल गए थे कि एक लड़की ने उन्हें पहले चुनौती दी और अब हरा भी दिया। समाज के बनाए सभी मिथक चकनाचूर हो चुके थे। हजारों बंदिशों के बाद भी आज एक लड़की ने सभी बेड़ियों को तोड़ते हुए मुख्य भूमि पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। जो आज यहाँ घटित हो रहा था वह अपने आप में एक ऐतिहासिक महत्व रखता था। विजय ने खड़े होकर अपने कपड़ों को झाड़ा और रैकेट उठाया। अभी स्कोर 19-19 बराबर हो गया। विजय ने सर्विस शॉट खेल को फिर से शुरू किया। कुछ देर इसी तरह खेल चलता रहा। तभी विजय ने एक तेज शॉट खेला। कॉक उड़ती हुई जो रानी के पाले में आई।
रानी ने शॉट खेला, परंतु इस बार भाग्य ने रानी का साथ नहीं दिया। कॉक सीधे आकर जो रैकेट के किनारे पर टकरा कर नीचे गिर गई। अब स्कोर 20-19 हो गया। अब विजय जीत से बस एक कदम दूर था, लेकिन रानी को तो जैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। रानी ने अपना आक्रामक खेल जारी रखा। अब तक पूरे मैच में 4 बार कॉक बदली जा चुकी थी। तभी रेफरी ने खेल रोकने का आदेश दिया और 5 मिनट के ब्रेक की घोषणा की। रानी और विजय दोनों कोर्ट से बाहर आ गए। रानी ने सुषमा से इशारा करके पानी मांगा। रानी और विजय दोनों पसीने से भीग चुके थे। सुषमा ने जल्दी से लाकर रानी को पीने के लिए पानी दिया और बैठने के लिए कुर्सी की व्यवस्था की। ब्रेक के बाद रेफरी ने मैच को फिर से शुरू करने के लिए कहा। विजय और रानी दोनों अपने अपने रैकेट्स लेकर कोर्ट में आ गए। रेफरी ने नई कॉक से खेल शुरू करने के लिए रानी को दे दी। रानी ने कॉक ली और फिर से खेल आरंभ किया। खेल को शुरू हुए कुछ ही देर हुई थी, पर विजय इस बार रानी पर अपने आक्रामक शॉट्स की बारिश सी कर रहा था। शायद विजय से जल्दी मैच को जीतकर खेल खत्म करने की फिराक में था, परंतु रानी उसकी आक्रामकता का जवाब बड़ी सहजता और धैर्य के साथ दे रही थी। विजय को शायद जीतने की कुछ ज़्यादा ही जल्दी थी। रानी ने एक सीधा लेकिन थोड़ा ऊंचा शॉट खेला। विजय ने अपना सिर उठाकर आते हुए कॉक को देखा और जवाबी शॉट के लिए अपने रैकेट से जोरदार हमला किया, परंतु इस बार शायद वह कॉक की गति को अच्छे से पढ़ नहीं सका। विजय ने कुछ ज़्यादा ही जल्दबाजी दिखा दी। उसके रैकेट से खाली निकले जाने के बाद कॉक विजय के पास तक पहुंची। कॉक सीधे आकर विजय के कंधे से टकराकर नीचे गिर गई। इस तरह अब स्कोर 20-20 पर बराबर हो गया। खेल फिर से शुरू हुआ। इस बार विजय ने अपनी गलती से सीखते हुए आक्रामक खेल के बजाय रक्षात्मक खेलना आरंभ किया। खेल को ब्रेक के बाद शुरू हुए 25 मिनट हो चुके थे। दोनों विजय और रानी जीत से महज एक एक कदम दूर खड़े थे। इसी जद्दोजहद के बीच विजय ने एक लगभग जाल को छूता हुआ सीधा शॉट खेला। शायद इस बार विजय के भाग्य ने उसका साथ दिया। अगर कॉक हल्की सी भी नीचे होती तो जाल से टकरा कर ही जाती और रानी की जीत निश्चित हो जाती, पर शायद भविष्य को कुछ अलग ही योजना बनानी थी। कॉक रानी के बाईं ओर आ रही थी। रानी ने वार करने के लिए रैकेट को दिशा दी, लेकिन होता वही है जो भाग्य में लिखा होता है। पसीने की वजह से रानी के हाथ से रैकेट फिसलकर जमीन पर गिरा। इसमें रानी का कोई दोष नहीं था। रानी बस कॉक को जमीन पर गिरते हुए देखती रह गई और कॉक ने जमीन को स्पर्श कर लिया। मैच जीतते ही विजय ने उछलकर अपनी खुशी जाहिर की। विजय ने मैच जीत लिया और रानी खेल का दुखद अंत हो गया। रानी मैच तो ना जीत सकी, परंतु उसने वहां मौजूद सभी दर्शकों का दिल जीत लिया। रानी की हार में भी उसकी जीत थी। अगले दिन सारे गांव के और आसपास के क्षेत्र में रानी के नाम की चर्चा थी। कल जो हुआ उसका पता रानी के पिता को भी चल चुका था। कल रानी काफी थक चुकी थी। अगले दिन सुषमा ने रानी से कहा, रानी, जिस तरह उस दिन खेल के मैदान में तूने उस लड़के को पटखनी दी, तू तो हमारी रोल मॉडल बन गई है। सुषमा और रानी सुबह की प्रार्थना के बाद अपनी क्लास के लिए जा रही थी और अन्य छात्र और छात्राएं रानी के बारे में ही बातें कर रही थी। रानी को अपने आप पर एक गर्व जैसी अनुभूति हो रही थी। सभी खेलों के ट्रायल के बाद टीम वापस लखनऊ लौट चुकी थी। अगले सप्ताह ट्रायल का रिजल्ट घोषित होना था और कुछ दिनों बाद रिजल्ट वाले दिन सुबह की प्रार्थना के बाद प्रधानाचार्य जी ने अपना संबोधन भाषण शुरू किया। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं, पिछले हफ्ते लखनऊ से एक टीम हमारे स्कूल में खेलों से संबंधित ट्रायल्स के लिए आई। कल ही उसका रिजल्ट आ गया था। आज उनके नाम बताते हुए मुझे गर्व महसूस हो रहा है। उनके नाम इस प्रकार हैं। सबसे पहला नाम 8th क्लास अनुज वर्मा, दूसरा नाम है 10th क्लास के पवन सिंह और तीसरा नाम है 9th सेक्शन ए के विजय कुमार और चौथा नाम है 9th बी की निधि कुमारी और सबसे अंत में 9th बी की रानी कुमारी। अपना नाम सुनते ही रानी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। रानी ने अपनी सबसे खास दोस्त सुषमा को गले से लगा लिया। शायद रानी ने अपने सिलेक्शन की उम्मीद उसे नहीं थी। दूसरे छात्रों ने तालियां बजाकर रानी के हौसला अफजाई की।
ये सभी छात्र अगले महीने लखनऊ में होने वाले जूनियर स्कूल गेम में भाग लेने के लिए चुने गए हैं। इतना कहकर प्रधानाचार्य ने अपनी बात समाप्त की और कुछ समय बाद जब से रानी ने अपना नाम सुबह की प्रार्थना में सुना था, तब से उसके दिमाग में एक उधेड़-बुन चल रही थी। रानी के पिता इतने पैसे वाले नहीं थे कि उसे लखनऊ भेज सकें, और इससे भी बड़ी बात यह थी कि रानी के पिताजी उसे लखनऊ जाने और खेलने की अनुमति देंगे। रानी इन्हीं सवालों के समंदर में तैर रही थी कि तभी चपड़ासी क्लास में आया और बोला, रानी को प्रिंसिपल सर ने अपने ऑफिस में बुलाया है। और थोड़ी देर में रानी प्रिंसिपल सर के ऑफिस के दरवाजे पर पहुंची और बोली, सर क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? प्रिंसिपल मिश्रा ने कहा, यस कम इन, और रानी को बैठने के लिए कहा। रानी, प्रिंसिपल सर ने सवाल किया, मैं तुम्हारी पारिवारिक स्थिति को भली भांति जानता हूँ। क्या तुम्हारे पिताजी तुम्हें खेलने लखनऊ जाने की अनुमति देंगे? रानी कहने लगी, सर मुझे नहीं पता, मैंने अभी तक इस बारे में अपने पिताजी से कोई बात नहीं की है। सर ने कहा, अगर तुम कहो तो मैं उनसे बात करूं। रानी कहने लगी, सर आप अभी रहने दीजिए, पहले मैं खुद उन्हें इसके बारे में बताना चाहती हूँ। अगर वो नहीं माने तो आप उन्हें समझा देना। 9 बज चुके थे, पर रानी अभी तक स्कूल के लिए तैयार नहीं हुई थी। अरे रानी, जो माधव ने अपनी बेटी से पूछा अगले दिन, तू आज क्या स्कूल नहीं जाना है तुझे? तो रानी कहने लगी, नहीं बापू, आज मेरा मन नहीं है। शाम का समय था, खाना खाने के बाद माधव चारपाई पर बैठा बस नींद का इंतजार कर रहा था। तभी रानी वहाँ आई। वो कहने लगी, बापू आपसे कुछ बात करनी है। तो माधव ने जानने की कोशिश की और पूछा, क्या हुआ, क्या बात है, कुछ परेशानी है क्या? रानी की हिम्मत नहीं हो रही थी, फिर भी उसने हिम्मत करके लड़खड़ाती आवाज में कहा, पापा वो मेरा सिलेक्शन जूनियर स्कूल गेम में हो गया है, उसके लिए मुझे अगले महीने लखनऊ जाना होगा। डरते डरते आखिरकार रानी ने अपनी बात अपने बापू से कह दी। रानी की बात सुनकर माधव कुछ देर तक चुपचाप बैठा रहा, शायद वह कुछ सोच रहा था। तब जो माधव कहने लगा, रानी हम लोग गरीब लोग हैं बिटिया, जैसे तैसे तो मैं तुम दोनों की पढ़ाई लिखाई का खर्चा चला पाता हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि बिटिया मैं तुझे लखनऊ भेज सकूं। रानी अपने पिता की बात सुनकर चुपचाप वापस लौट आई। रानी इतनी तो समझदार थी कि अपने पिता की मजबूरी समझ सके। अगले ही दिन फिर से प्रिंसिपल ने रानी को ऑफिस में बुलाकर पूछा, रानी तुम्हारे पिताजी ने क्या कहा? रानी ने कहा, सर उन्होंने मना कर दिया है। सर हमारी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि मैं लखनऊ जा सकूं, इसमें मेरे पापा की कोई गलती नहीं है। रानी का जवाब सुनकर प्रिंसिपल सर कुछ देर के लिए सोच विचार और में जो उलझ गए। काफ़ी देर सोचने के बाद उन्होंने कहा, चलो कोई बात नहीं बिटिया, मैं तुम्हारे पिताजी से खुद बात करता हूँ, तुम जाओ और पढ़ाई करो। शाम के 5 बजे के आसपास का समय था। प्रिंसिपल सर माधव से मिलने उनके घर पहुँच गए। माधव नीम के पेड़ की छांव में बैठा आराम कर रहा था। माधव बोला, आइए गुरुजी बैठिए। और माधव ने मिश्रा जी को बैठने के लिए कहा और कहा, बताइए मास्टर जी कैसे आना हुआ? तो वह कहने लगे, रहने दे माधव, मैं तो बस ये पूछने चला आया हूँ कि तूने रानी को लखनऊ भेजने से मना क्यों कर दिया? तब माधव ने सीधा सवाल किया। गुरुजी बात सुनकर जो माधव ने थोड़ी नजरें तो नीची कर ली। वह बोला, गुरुजी अब आपको तो पता ही है हमारी स्थिति कैसी है। तो प्रिंसिपल सर बोले, वो तो ठीक है, परंतु माधव क्या तुम नहीं चाहते तुम्हारे बच्चों का भविष्य बेहतर हो? माधव बोला, गुरुजी ऐसा कौन सा बाप होगा जो नहीं चाहता कि उसके बच्चों का भविष्य अच्छा हो। मैं भी यही चाहता हूँ, परंतु कोई भी मेरी मजबूरी समझने की कोशिश नहीं करता। रानी की माँ के चले जाने के बाद किस तरह मैंने अपने बच्चों को पाला है, यह तो मैं ही जानता हूँ। माधव का जवाब सुनकर प्रिंसिपल सर निरुत्तर हो गए और उनसे कोई जवाब नहीं बना। कुछ देर तक चुप रहने के बाद प्रिंसिपल सर ने कहा, माधव अगर रुपए पैसे की बात थी तो हमें बता देते, रानी हमारी भी बेटी है। प्रिंसिपल सर की बात सुनकर माधव बोला, गुरुजी हम गरीब लोग हैं, हमारे पास धन नहीं है,
बस इज्जत है, वही हमारा धन है। तब प्रिंसिपल सर कहने लगे, माधव, अगर रानी स्कूल चैंपियनशिप जीत लेती है तो रानी को पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप सरकार देगी। तुझे समझना चाहिए और मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि रानी जो लखनऊ जाने पर रानी का जितना भी खर्चा होगा मैं उसे स्कूल मैनेजमेंट में ही जो उसे देखेगा, तुम्हारा कोई भी एक्स्ट्रा खर्चा नहीं होगा। 3 दिन के बाद रानी और सुषमा दोनों स्कूल पहुंची थी। दोनों साथ में क्लास के लिए जा रही थी। तभी प्रिंसिपल सर ने उन्हें रोक लिया और उनके पास आकर कहा, रानी, हमने तुम्हारी ट्रेनिंग के लिए एक कोच का प्रबंध किया है, कल तक वो यहाँ पहुंच जाएंगे। अगले दिन स्कूल की छुट्टी का समय होने वाला था। तभी चपड़ासी क्लास में आया और रानी को बुलाकर अपने साथ ऑफिस में ले गया। ऑफिस में प्रिंसिपल के साथ वही आदमी बैठा था जिसने रानी को ट्रायल में खेलने की परमिशन दी थी। रानी ने उनका अभिवादन किया। रानी, इन्हें तो तुम जानती हो, प्रिंसिपल सर कहने लगे, यह कल से तुम्हें जो बैडमिंटन की ट्रेनिंग देंगे। तो वह कहने लगी, तुम्हें सुबह से लेकर दोपहर 1 बजे तक इनके साथ ही मैदान में कड़ी मेहनत करनी होगी। रानी, हमें तुम पर पूरा विश्वास है बिटिया कि तुम अपना और हमारा स्कूल और अपने पिता का सिर गर्व से ऊंचा करोगी। और प्रिंसिपल ने अपनी बात जो इस तरीके से कही तो रानी बोली, जी सर। रानी अगले दिन सुबह 5 बजे उठ गई। वो आज के दिन के लिए काफ़ी उत्साहित थी। रानी के पापा और उसका भाई सोनू यह देखकर भौचक्के रह गए कि आज महारानी इतनी सुबह बिना जगाए कैसे जाग गई। रानी ने जल्दी से खाना बनाया और तैयार होकर सुबह 7:30 बजे स्कूल पहुंच गई। आज तो उसने सुषमा को भी नहीं बुलाया और कुछ समय बाद रानी सीधे ग्राउंड में पहुंच गई। ग्राउंड पर कोच राजेश और 2 लड़के जो ट्रेनिंग कर रहे थे वे बोले, गुड मॉर्निंग सर। रानी ने कोच राजेश के पास जाकर कहा, गुड मॉर्निंग, और जल्दी से रेडी हो जाओ, कोच ने कहा। तो रानी ने कहा, मैं तो कब से तैयार हूँ सर। तो वो बोले, अच्छा तो देखते हैं, चलो ग्राउंड के चारों ओर, तब तक दौड़ लगाओ जब तक मैं रुकने को ना कहूँ। रानी ने बिना कुछ कहे जाकर दौड़ना शुरू कर दिया। लगभग आधे घंटे बाद रानी को रनिंग करते हुए आधा घंटा बीत चुका था और रानी पूरी तरह थक चुकी थी, पर अभी तक उसने हार नहीं मानी थी। रानी ने दौड़ना बंद करो, कोच साहब ने रानी को बुलाकर कहा। रानी बोली, जी सर। रानी ने कोच सर के पास आकर हाँफते हाँफते कहा और उस कोच कहने लगे, तुम्हारा घर यहाँ से कितनी दूर है? रानी ने कहा, सर लगभग 3 किलोमीटर। तो वो बोले, घर कैसे जाती हो? तो रानी कहने लगी, सर साइकिल से। तब कोच राजेश ने कहा, अच्छा तो कल से दौड़ते हुए आना। कोच राजेश के साथ लखनऊ से 2 लड़के भी आए थे। उनका सिलेक्शन भी जूनियर स्कूल गेम्स के लिए हुआ था। रानी ने दोपहर तक बैडमिंटन की प्रैक्टिस की और उसके बाद क्लास में पढ़ाई करने चली गई। अगले दिन रानी दौड़ते हुए स्कूल तक आई। रानी काफ़ी थक चुकी थी, वह अभी भी हाँफ रही थी। सर ने कहा, लो ये टॉवल। रानी के दाएं ओर से आवाज आई। रानी ने अपनी दाहिनी ओर नज़र घुमाकर देखा तो एक लड़का हाथ में टॉवल लिए खड़ा था। रानी ने हाथ से टॉवल ले लिया और वो बोला, मेरा नाम निखिल है। कुछ देर रुककर उस लड़के ने रानी से कहा तो रानी ने कोई उत्तर नहीं दिया। इतने में कोच साहब ने उन्हें कोर्ट में बुलाया। निखिल और अजय दोनों ट्रेनिंग के लिए कोच राजेश के साथ ही लखनऊ से आए हुए थे। रानी, मैं तुम्हारे लिए कुछ टी-शर्ट और जूते लाया हूँ, जाओ इन्हें पहनकर खेलने के लिए आ जाओ। थोड़ी देर बाद रानी तैयार होकर मैदान में आ गई। आज पहली बार जूते पहनकर रानी कोर्ट में उतरी थी। रानी रैकेट लेकर अपने कोर्ट्स के बाहर खड़ी हुई थी कि तभी वहाँ सुबह की जो टॉवल देने वाला लड़का हाथ में रैकेट पकड़कर खेलने के लिए कोर्ट की ओर बढ़ा। निखिल ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ रानी की ओर देखा। रानी निखिल को देखकर आश्चर्यचकित थी और कुछ देर के लिए चुपचाप खड़ी रही। थोड़ी देर बाद लगभग 1 घंटे तक निखिल के साथ उसने गेम प्रैक्टिस करने के बाद रानी रेस्ट के लिए कुर्सी पर जाकर बैठ गई। अभी रानी को कुछ ही मिनट हुए थे कि तभी निखिल भी रानी के पास वाली कुर्सी पर आकर बैठ गया। कुछ देर तक दोनों इसी तरह चुप्पी साधे हुए बैठे रहे। रानी बोली, मेरा नाम रानी है, और उसने इस चुप्पी को तोड़ा। तो निखिल ने
सही से शायद सुना नहीं था। उसने कहा क्या कहा तुमने? रानी ने कहा कि मेरा नाम रानी है। वह बोला अच्छा, निखिल ने जवाब दिया। इसी तरह दोनों तब तक बातें करते रहे जब तक रानी पढ़ने के लिए क्लास में नहीं चली गई। रानी काफी देर से, जो रात का समय हो गया था, चारपाई पर लेटी हुई थी, परंतु आज उसकी आंखों में नींद न जाने कहाँ खो गई। बस वह इधर उधर करवटें बदल रही थी। रानी के दिमाग में वही आज सुबह की घटनाएं घूम रही थी। निखिल का उसे टॉवल पकड़ाना, अपना नाम बताना, दोनों के साथ साथ में बैडमिंटन खेलना। रानी के मन में किसी फिल्म की तरह ये सीन बार बार प्ले हो रहा था। कभी उसके होठों पर इन घटनाओं को सोचते हुए मुस्कुराहट तैर जाती, तो कभी कभी उसके मन में ख्याल आते, मुझे तो इन सब बातों से दूर रहना है, अपने खेल पर ध्यान देना है। ऐसी दिमागी कसम में न जाने कब रानी को नींद ने अपने आगोश में ले लिया। रानी को भनक तक नहीं लगी। अगले दिन जो रानी कैसी हो तुम? रानी अभी कोर्ट के पास आकर खड़ी हुई थी, तभी निखिल ने आकर रानी से पूछा। रानी ने पीछे मुड़कर देखा तो देखा निखिल है। रानी बोली मैं ठीक हूँ, तो और तुम? निखिल ने से पूछा रानी ने, तो निखिल बोला बस मैं भी ठीक हूँ। क्या मतलब? बस ठीक हूँ, रानी कहने लगी। तो निखिल ने जवाब दिया मेरा मतलब है बस आज थोड़ा मन उदास सा है। रानी ने सहानुभूति दिखाते हुए कहा तुम्हें क्या कुछ परेशानी है? वह कहने लगा अक नहीं। तभी सर की आवाज आई, कम ऑन बॉयज, जल्दी से कपड़े चेंज करो और मैदान में एंटर करो। निखिल अपनी परेशानी रानी को बता नहीं पाया। उससे पहले कोच साहब ने उन्हें जल्दी से तैयार होकर मैदान में उतरने के लिए कह दिया। अब कई दिन बीत चुके थे। अब रानी का खेल भी काफ़ी बेहतरीन हो चुका था। सुबह की रनिंग स्ट्रेचिंग से जो रानी के शरीर में एक अलग ही स्तर की फुर्ती दिखाई देने लगी थी। रानी बैडमिंटन कोर्ट में किसी बिजली की भांति गतिशील रहती थी। दूसरी तरफ रानी और निखिल भी हर बीतते दिन के साथ साथ एक दूसरे के करीब आते जा रहे थे। अब वो एक दूसरे को बहुत पसंद करने लगे थे। दोनों का ज़्यादातर समय एक दूसरे के साथ ही बीतता था। साथ में बैठकर बातें करना, साथ में खाना खाना। कई बार रानी निखिल को अपनी क्लास में भी ले जाती थी और एक बार रानी उसे अपने गांव की सैर पर भी ले गई थी। अब उन्हें एक दूसरे की इतनी आदत हो गई थी कि जब तक दोनों एक दूसरे का चेहरा ना देख लें तब तक उनके दिल को चैन नहीं मिलता। दोनों के दिलों में एक अनकही सी मोहब्बत ने जन्म ले लिया था। खेल पूरा होने के बाद निखिल ने रानी से कहा ओके कल मिलते हैं रानी। और वह बोली ठीक है ओके बाय। रानी ने भी जवाब में कहा और रानी पढ़ाई करने के लिए अपनी क्लास में चली गई। निखिल ने भी अपने कपड़े और रैकेट उठाए ही थे कि तभी कोच सर वहाँ आ गए और बोले क्या तुम दोनों मुझे बेवकूफ़ समझते हो? सर ने निखिल से कहा। तो निखिल बोला क्या हुआ सर? निखिल ने जानने की कोशिश की तो सर बोले तुम दोनों को लगता है कि मुझे कुछ पता नहीं है, तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है? तो सर की बात सुनकर निखिल ने सिर नीचे कर लिया और सर कहने लगे तुम जानते हो प्रिंसिपल सर ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया था? कोच सर की बात सुनकर निखिल ने अनजान बनने के अंदाज में गर्दन हिलाई। तो वह बोले तुम जानते हो ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों को कितनी दयनीय स्थिति है। उनका पूरा जीवन बस एक छोटे से घर की चार दीवारी में गुजर जाता है। पर तुम कहाँ समझोगे, तुम्हारी तो सारी जिंदगी शहर में गुजरी है और रानी सिर्फ अपने लिए नहीं खेल रही, वह इन गांवों की सभी लड़कियों का भविष्य हो सकती है। मैं तुम दोनों को अपने साथ यह सोच कर लेकर आया था, तुम दोनों की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और रानी भी टूर्नामेंट के लिए तैयार हो जाएगी। लेकिन तुम तो खेल छोड़कर कुछ दूसरा ही खेल खेलने में व्यस्त हो गए हो। कोच की बात सुनकर जो निखिल ने कहा सर ऐसा कुछ नहीं है। सर कहने लगे बेटा हमने दुनिया देखी है, जिन कामों को तुम कर रहे हो वो हमने कब के करके छोड़ दिए हैं, इसलिए मैं अंजाम से वाकिफ हूँ। और वह थोड़ा सा निखिल को डांटने के अंदाज में कहने लगे। निखिल बोला सर, तो सर बोले रानी तो अभी नादान है, पर तुम तो समझदार हो निखिल, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। क्यों उस गरीब लड़की की ज़िंदगी खराब करना चाहते हो, अभी भी वक्त है। और कोच राजेश ने निखिल की बात काटते हुए उसे समझाया। अगले दिन रानी दौड़ते हुए कोर्ट के पास आकर रुक गई। निखिल दूसरी ओर अपने रैकेट और जूते बैग से निकाल रहा था। आज इतने दिनों में ऐसा पहला दिन था
जब रानी को आने पर निखिल ने उससे बात ना की हो। रानी ने चेंज किया और रैकेट लेकर कोर्ट में पहुंच गई। लेकिन आज रानी के साथ प्रैक्टिस के लिए अजय कोर्ट में उतरा। अजय को देखकर रानी को कुछ अजीब सा तो लगा, पर रानी ने अधिक ध्यान नहीं दिया और अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान देने लगी। कुछ देर बाद प्रैक्टिस के बाद रानी निखिल के पास गई। निखिल कुर्सी पर बैठा हुआ था। रानी बोली, क्या तुम बीमार हो निखिल? निखिल बोला, नहीं, बीमार तो नहीं हूं। तो रानी ने पूछा, तो आज खेलने के लिए क्यों नहीं आए? तो निखिल ने रूखा सा जवाब दिया, बस मन नहीं कर रहा था आज। रानी ने कहा, क्या तुम क्लास करने नहीं जा रही हो रानी? निखिल ने बात बदलने की कोशिश की। रानी ने कहा, बस जा ही रही हूँ। तो निखिल ने कहा, तो फिर ठीक है, कल मिलते हैं। और 2 दिन इसी तरह गुजर गए, पर निखिल के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। रानी का माथा ठनक चुका था, कहीं ना कहीं कुछ तो गलत है। आज रानी का मन गेम प्रैक्टिस में नहीं लगा। आज वह कुछ थकी थकी सी लग रही थी। गेम प्रैक्टिस के बाद रानी सीधे निखिल के पास जा पहुंची और कहने लगी, निखिल, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? तो निखिल ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें कहाँ इग्नोर कर रहा हूँ रानी। तो वह बोली, अच्छा, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा तुम कितने बदल चुके हो? और इतना कहते ही निखिल ने जो अपनी बात कही कि मैंने कब कहा कि मैं, और वह चुप हो गए। बात पूरी करो, रानी ने थोड़े गुस्से भाव में कहा। तो वह कहने लगा, रानी, तुम समझ नहीं रही हो, यह सब मैं तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूँ। रानी कहने लगी, मैं भलाई नहीं जानती, मैं तुम्हें चाहती हूँ। प्यार और गुस्से से रानी के मुंह से तपाक से निकल गया। निखिल ने रानी के चेहरे की ओर देखा। रानी की आंखों में आंसू बह चले थे। निखिल ने झट से उठकर रानी को कसकर बाहों में जकड़ लिया। कुछ देर तक दोनों दुनिया से बेखबर इसी अवस्था में खड़े रहे। कुछ देर में रानी जब शांत हो गई तो निखिल ने रानी को कुर्सी पर बैठाया और पीने के लिए पानी की बोतल दी। और कुछ देर बाद रानी अपने घर जा चुकी थी। शाम का सुहावना समय था। निखिल बैठा हुआ बस कुछ सोच ही रहा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कोच राजेश ने निखिल से पूछा। खाना नहीं खाना है क्या? कोच की आवाज़ सुनकर निखिल खड़ा हो गया। तो कोच बोले, बैठे रहो, और वो भी निखिल के पास आकर बैठ गए। कोच कहने लगे, मैंने तुमसे कब कहा था कि तुम रानी से बात करना बंद कर दो? मैं तो बस तुम्हें इतना समझाना चाहता था कि तुम दोनों इस महत्वपूर्ण समय में कोई गलत कदम ना उठा लो। मैं बस चाहता था कि तुम दोनों एक दूसरे की कमजोरी नहीं बल्कि एक दूसरे की ताकत बनो। कोच राजेश ने निखिल से अपनी बात पूरी की। निखिल बोला, सर, मैं शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। आज रानी लखनऊ के लिए जा रही थी। रानी के साथ ही निखिल, अजय, कोच राजेश, स्कूल के दूसरे स्टूडेंट्स जिनका जूनियर स्कूल गेम्स चैंपियनशिप के लिए सिलेक्शन हुआ था, वे भी लखनऊ के लिए रवाना हो चुके थे। आज से 2 दिन बाद लखनऊ में चैंपियनशिप शुरू होने वाली थी। सोनू और माधव रानी के साथ ही बस स्टेशन तक आए थे। रानी, अपना ध्यान रखना और किसी से ज़्यादा बातें मत करना, जो माधव अपनी बेटी को समझा रहा था। तुम जहाँ जा रही हो बहुत बड़ा शहर है, बाहर अकेले मत जाना। तो रानी ने अपनी गर्दन हिलाकर कहा, ठीक है बापू, और कुछ देर में बस अपनी मंजिल की ओर बढ़ चली। रानी और निखिल एक साथ एक सीट पर बैठे आपस में बातें कर रहे थे। 10 घंटे के लंबे और थकान भरे सफर के बाद रानी राज्य की राजधानी नवाबों के शहर लखनऊ में थी। बड़ी बड़ी सड़कें, सड़कों पर वाहनों की लंबी लंबी कतारें, शानदार दुकानें और दुकानों पर लोगों की भीड़। रानी को बस से बाहर इन नज़ारों को देखकर आश्चर्य के साथ साथ खुशी भी हो रही थी। निखिल ने रानी से पूछा, रानी, शायद तुमने पहली बार इतना बड़ा शहर देखा है? रानी ने हाँ में जवाब दिया और बोला, कहने लगी, यह तो बहुत सुंदर और शानदार है। कुछ समय बाद दूर दूर के स्कूलों से खेलों में भाग लेने के लिए स्टूडेंट्स आए हुए थे। प्रशासन ने राजकीय कॉलेज के हॉस्टल में सभी के रहने की व्यवस्था की हुई थी। आयोजकों ने रानी और उसके साथ आए हुए सभी लोगों को भी हॉस्टल में कुछ कमरों में ठहरने की व्यवस्था की। आज तो सभी इस लंबे सफर की थकान की वजह से आराम करने के लिए यहीं रुके थे। अगले दिन सुबह सुबह जो सभी लखनऊ घूमने के लिए तैयार हो गए। कोच राजेश यहीं लखनऊ में ही रहते थे, तो उन्हें लखनऊ की हर प्रसिद्ध जगह के बारे में पता था। छोटा इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा, विधानसभा,
सिनेमा और सबसे अंत में सारी टीम के साथ डिनर किया। अगली सुबह सभी खेलों के वक्त खिलाड़ी मैदान में पहुंच चुके थे, लेकिन अभी तक रानी अपने रूम से बाहर नहीं आई थी। निखिल से जो कोच ने पूछा कि रानी कहाँ है, तो निखिल बोला, पता नहीं सर, मुझे नहीं पता, यहीं कहीं होगी। तो कोच ने कहा, जल्दी से बुलाओ उसे, तीसरा मैच उसी का है। तो निखिल बोला, ठीक है सर, मैं देखता हूँ। निखिल ने कोच राजेश के कहने पर जो वह रानी को उसके रूम की तरफ बुलाने चला गया। रानी अपने रूम में एक कुर्सी पर बैठी हुई थी। निखिल ने जाकर कहा, रानी तुम यहाँ क्या कर रही हो? वहाँ पर राजेश सर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम्हारा तीसरा मैच है। निखिल ने गेट के पास से रानी से कहना शुरू किया। निखिल की आवाज़ सुनकर रानी ने गर्दन ऊपर उठाकर कहा, निखिल की ओर देखकर कहा, रानी तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं? निखिल ने कहा। तो निखिल, रानी कहने लगी, मुझे डर लग रहा है, मैंने आज तक कभी इस तरह का कोई मैच नहीं खेला। रानी ने निखिल की ओर देखकर कहा। तो निखिल ने कहा, नहीं। वहीं जो रानी के पास बैठ गया और उसके दोनों हाथों को, जो हथेलियों को उसने पकड़ लिया और कहा, रानी तुम्हारा डरना बिल्कुल जायज है, पर तुम इस डर को अपने खेल पर हावी मत होने दो। राजेश सर और तुम्हारे दोस्त हमेशा तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, तुम्हारी हार में भी, तुम्हारी जीत में भी वो तुम्हारे साथ हैं। निखिल की बातों से रानी का डर कुछ कम होने लगा, उसके हाथों का कांपना भी जो कम हो गया था। निखिल ने कहा, रानी तुम बस अपने खेल को जारी रखो, जब तुम मैदान में होंगी तो तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। अब उठो और कपड़े चेंज करके कोर्ट पर आ जाओ, राजेश सर वहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अपनी बात खत्म करके निखिल उठकर वहाँ से जाने लगा। निखिल के साथ ही रानी भी कुर्सी से उठकर खड़ी हो गई। निखिल कमरे से बाहर जाने के लिए चला ही था, पर रानी ने उसकी कलाई पकड़ रखी थी। रानी ने से जो अपनी पकड़ और ज़्यादा कैड़ी कर दी। निखिल ने पीछे की ओर गर्दन घुमाकर देखा और रानी की ओर देखा तो दोनों की नज़रें एक दूसरे की आंखों में गहराने लगी। निखिल कुछ समझ पाता उससे पहले ही रानी ने आगे बढ़कर निखिल को गले से लगा लिया। रानी, कुमारी इंटर कॉलेज, श्यामपुर, जिला झांसी। रानी कहाँ है? निखिल, उसके नाम की आवाज़ लग रही है, कोच राजेश ने निखिल से फिर से कहा। निखिल ने कहा, बस सर, वो आ ही रही है। तभी भीड़ के सामने से रानी आती दिखाई दी। रानी की अनाउंसमेंट पहले ही कोर्ट में आ चुकी थी, जो जिला गोरखपुर से खेलने के लिए आई थी, शिवांगी श्रीवास्तव, जिसका मुकाबला रानी से होने वाला था। कुछ देर बाद रानी ने लगातार सेटों में शिवांगी को 21-11, 21-9 से हराकर पहले मैच में एक तरफा जीत हासिल की। इस जीत के साथ ही रानी का आत्मविश्वास भी लौट चुका था और जो अगले दिन लगातार मैचों में जीत दर्ज करके अब रानी का मुकाबला सेमीफाइनल में बागपत जिले की सीमा तोमर से होने वाला था। रानी और सीमा अपने पाले में एक दूसरे से भिड़ने के लिए एकदम तैयार थी। रेफरी ने सीटी बजाकर खेल शुरू करने की अनुमति दी और सीमा ने सर्विस शॉट खेलकर मैच की शुरुआत की। लगभग 40-50 मिनट बाद दोनों सेटों के खेल के बाद स्कोर बराबरी पर था और तीसरे सेट के खेल में स्कोर 20 और 19 के साथ रोमांच अपने चरम पर था। रानी ने सीमा पर 1 अंक की बढ़त बनाई हुई थी। जीत के लिए जहां रानी को केवल 1 अंक की जरूरत थी, वहीं सीमा को 2 अंक चाहिए थे। सीमा ने एक लॉन्ग शॉट खेला जो सीधे रानी के चेहरे की ओर तेजी से बढ़ रहा था। रानी ने अपनी दाईं ओर हटते हुए एक क्लोज शॉट खेलकर जवाब देने की कोशिश की, पर इस शॉट की ऊंचाई काफ़ी नहीं थी। कॉक सीधे जाल में ही उलझकर नीचे गिर गई। अब स्कोर बराबरी पर हो गया। रानी ने हल्के से सर्विस शॉट खेला और मैच में फिर से शुरुआत की। दोनों के बीच आखिरी अंक के लिए घमासान जारी था। सीमा ने रानी की दाईं ओर एक शॉट मारा। रानी ने भी तेजी से दाईं ओर बढ़कर कॉक को नीचे गिरने से रोका। इस बार दबाव रानी पर दिखाई दे रहा था। कोई भी खेल में जितना शारीरिक शक्ति का प्रयोग होता है, उससे कहीं अधिक मानसिक शक्ति की आवश्यकता खिलाड़ियों को होती है। सीमा ने हल्के सीधा सा शॉट खेला, पर शायद जीत पहले से ही रानी की हो चुकी थी। कॉक जाल को पार करने में नाकाम रही। वहीं सीमा के पाले में ही जाल से टकरा कर गिर गई। इसी के साथ रानी अपनी आखिरी मंजिल फाइनल में प्रवेश कर चुकी थी। रानी ने उछलकर अपनी जीत का जश्न मनाया। रानी का भाग्य उसका साथ दे रहा था। अब रानी का मुकाबला फाइनल में लखनऊ की ही एक लोकल खिलाड़ी पूजा कुमारी से होना था।
अगली सुबह फाइनल मैच था। मैच के शुरू होने में लगभग 50 मिनट का समय हो चुका था। पहले सेट में पूजा कुमारी ने रानी को 21-18 से हराकर रानी पर बढ़त हासिल कर ली। अब दूसरे सेट का खेल शुरू होने वाला था। रानी, उसके पैरों पर ध्यान दो, वो तुमसे तेज है। मैं चाहता हूं तुम जो उसको इधर उधर दौड़ाओ जिससे उसकी फुर्ती में कमी आए। अपने खेल को आक्रामक बनाओ। कोच राजेश अपनी कुर्सी से बैठकर रानी को जो बस समझा रहे थे, बोल रहे थे और रानी गर्दन हिला रही थी। रेफरी ने सीटी बजाकर अगले सेट को शुरू करने की जो अनुमति दी। सीटी की आवाज़ सुनते ही रानी ने रैकेट उठाया और कोर्ट की ओर कदम बढ़ाए। दूसरे सेट में रानी ने जो कड़े मुकाबले में पूजा को 21-20 से हराया। इस बार रानी ने जल्दबाजी के बजाय संयम के साथ आड़े तिरछे शॉट खेलकर पूजा को थकाने की कोशिश की। इसमें कहीं ना कहीं वह कामयाब भी रही। इस सेट के बाद दोनों बराबर थी। अब इस फाइनल मुकाबले का निर्णय के लिए आखिरी और तीसरा सेट खेला जाना जरूरी था। रानी अब थकने लगी थी। अब तुम अपने शॉट्स को और तेज करते हुए शुरू में ही जो दबाव बनाने की कोशिश करो, राजेश सर ने रानी को समझाया। तो वह बोली, सर मैं तो थक चुकी हूँ। मैं बस खेल जल्दी से जल्दी ख़त्म करना चाहती हूँ। अब जीत या हार मेरे दिमाग में कोई मायने नहीं रखती। अब जो होगा देखा जाएगा। तो जो वो कहने लगे, निखिल ने रानी की हिम्मत बंधाते हुए कहा, तुम इतनी जल्दी हार क्यों मान रही हो रानी? अपने ऊपर विश्वास रखो, अपनी मेहनत पर पूरा विश्वास रखो। अभी लगभग 5 ही मिनट हुए होंगे, तभी रेफरी ने सीटी बजाकर खेल शुरू करने का आदेश दिया। जहां पिछले सेट में रानी ने आक्रामक खेल से पूजा को मात दी थी, वहीं इस बार पूजा ने शुरुआत से ही रानी पर अपनी आक्रामकता दिखाना आरंभ कर दी। अभी खेल शुरू हुए लगभग 10 मिनट हुए होंगे। स्कोर 0-4 हो चुका था। अभी तक रानी का खाता भी नहीं खुला था। रानी के कोच ने टाइम आउट लेने के लिए रेफरी की ओर इशारा किया। रानी ने से कहा, यह आखिरी जंग है तुम्हारी। क्या तुम अपनी सारी जिंदगी एक पल का अफसोस करना चाहती हो? अगर नहीं चाहती हो तो जो मैं कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो और समझने की कोशिश करो। तुम्हारे अनाउंसमेंट इस समय आक्रामक स्थिति में है। अब तुम लोग जो लॉन्ग शॉट खेलने के बजाय उसे जाल के आसपास खेलने दो और अपने शॉट्स के ऊपर से नीचे की ओर ताकत के साथ खेलो। तो टाइम आउट के बाद रेफरी ने मैच को फिर से शुरू करने के लिए कहा और कोच की बात सुनकर रानी ने कहा, सर मैं कोशिश करती हूँ। टाइम आउट के बाद रानी के तेवर कुछ बदले बदले से लग रहे थे। जहाँ कुछ देर पहले तक रानी रक्षात्मक खेल खेल रही थी, अब उसने आक्रमण की कमान संभाल ली थी। अब दबाव रानी पर नहीं बल्कि पूजा पर दिखाई देने लगा था। टाइम आउट होने के बाद रानी ने लगातार 4 अंक अर्जित करके स्कोर बराबरी पर ला दिया। लगभग 30 मिनट बाद खेल अब अपने अंतिम दौर में पहुंच चुका था। स्कोर 19-18 के साथ रोमांचक स्थिति में था। रानी को अभी केवल 1 अंक की बढ़त हासिल थी। 1 अंक की लीड कोई लीड नहीं होती। रोमांच की स्थिति बनी हुई थी। हर दर्शक सांसें थामे विजेता का इंतजार कर रहा था। इसी बीच पूजा ने रानी को ऊंचे शॉट के जवाब में जाल के पास से एक नीचा शॉट खेला। रानी ने अपने सामने की ओर दौड़कर कॉक को जमीन छूने से रोकने के लिए रैकेट के नीचे से ऊपर की ओर शॉट खेला, पर कॉक सीधे जाल से टकराकर नीचे गिर गई। इसी के साथ स्कोर 19-19 बराबरी पर हो गया। इस अंक के बाद मैच फिर से रीस्टार्ट किया गया। कुछ देर तक कॉक इधर से उधर उछलती रही। इसी बीच पूजा ने एक रानी की दाहिनी ओर थोड़ा ऊंचा शॉट खेला। रानी ने दाहिनी ओर दौड़कर कॉक को बचाने की कोशिश की, लेकिन ये कोशिश नाकाम रही। तब तक रानी कॉक तक पहुंचती वह जमीन टच कर चुकी थी। अब स्कोर बढ़कर 20-19 हो गया। अब पूजा पर दबाव पूरी तरह से हावी हो चुका था। अभी पिछले पॉइंट को बस 1 मिनट का ही समय हुआ होगा। तभी रानी ने पूजा के शरीर पर एक शॉट खेला। कॉक पूजा के कंधे से कुछ दूर ज्यादा ही नजदीक थी। पूजा की बाईं ओर हटकर अपने शरीर पर आती कॉक को पर एक ताकतवर हमला बोला, पर शायद ये पूजा का दुर्भाग्य था, रानी का सौभाग्य। पूजा ने अपने शॉट में इतना कुछ ज्यादा ही ताकत लगा दी। कॉक उड़ती हुई रानी के पाले के पार करती हुई सीधे पाले के सबसे आखिरी लाइन के बाहर जा गिरी। इसी शॉट के साथ स्कोर एक बार फिर बराबरी हो गया।
यह मैच हर मोड़ पर नए रोमांच को जन्म देता जा रहा था। मैच फिर से शुरू हुआ। पूजा का आत्मविश्वास तो पहले ही डगमगा गया था, पर इस अंक के बाद तो पूजा ने अपने हथियार ही जो रानी के सामने गिरा दिए। दोनों खिलाड़ी विजेता बनने में बस एक कदम की दूरी पर खड़ी थी। इसी बीच पूजा ने एक सीधा शॉट रानी की ओर खेला। रानी ने उसे सम्मान देते हुए वापस पूजा के पाले में भेज दिया। पूजा ने रानी के पीछे लाइन के पास खड़ा देखकर अपने शॉट को हल्के से बस दिशा भर देकर रानी के पाले में जाल के पास से गिरने के लिए धीमा सा शॉट खेला। शायद पूजा ने इस शॉट से कुछ ज्यादा ही कम पावर का प्रयोग किया था। कॉक जाल के ऊपरी हिस्से से कुछ ही इंच नीचे टकराकर जमीन पर गिर गई। इसी के साथ दर्शकों ने हल्ला मचाकर नई विजेता का स्वागत किया। रेफरी ने रानी की जीत का इशारा किया। निखिल ने दौड़कर रानी को गले से लगा लिया। कोच राजेश भी दौड़कर कोर्ट में आ गए और रानी की आंखों से आंसुओं का सैलाब उतर आया। वहीं दूसरी ओर पूजा जमीन पर घुटने के बल बैठी हुई थी। तभी उसी की आंखों में भी आंसू थे। दोनों की आंखों में आंसू थे, बस फर्क इतना था, रानी की आंखों में आंसू जहां जीत और खुशी के थे, वहीं दूसरी ओर पूजा की आंखों में हार और दुख के कारण उसके आंसू छलक रहे थे। उधर गांव में रानी के विजेता बनने के 2 दिन बाद आज रानी अपने कोच राजेश, निखिल और अन्य खिलाड़ियों के साथ वापस गांव लौट रही थी। गांव वाले पहले से ही बस स्टेशन पर फूल मालाओं के साथ विजेता रानी का इंतजार कर रहे थे। कुछ ही देर में बस स्टेशन पर पहुंची और गांव वालों ने जो ढोल और नगाड़े बजाकर रानी का स्वागत किया। बस में से सबसे पहले रानी ही बाहर आई। स्कूल के प्रिंसिपल और गांव के सरपंच ने आगे बढ़कर रानी के गले में माला डालकर उसका स्वागत किया। रानी ने पीछे जो कोच राजेश, निखिल और अन्य खिलाड़ी जो लखनऊ गए थे वे भी बाहर आ गए। गांव वालों ने सभी के गलों में माला डालकर सभी का स्वागत किया। रानी ने नजरें दौड़ाकर भीड़ को देखा तो रानी को अपने पिताजी सबसे पीछे खड़े दिखाई दिए। रानी सीधे भीड़ को चीरती हुई उनकी ओर बढ़ी और अपने बापू के पास पहुंचकर रानी अपने बापू के पैर छूने के लिए झुकने की कोशिश करने लगी, पर माधव ने रानी को रोक लिया और रानी को गले से लगा लिया। दोनों बाप बेटी की आंखों में आंसू आ गए। रानी ने अपनी जीत की ट्रॉफी सोनू के हाथ में दे दी और अपना गोल्ड मेडल अपने पापा के गले में पहना दिया। 2 दिन बाद आज विजेता बनने के बाद रानी स्कूल में उसका पहला दिन था। रानी के साथ सुषमा, निखिल और रश्मि, रानी की जो कई सहेलियां थीं उसके साथ थी। सारा स्कूल आज रानी को ही देख रहा था। अब रानी वो रानी नहीं रही जो आज से 3 महीने पहले हुआ करती थी। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।